मतलब सन नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसमें कुछ कमेंट नहीं किया। आप ये लोग बोले 17 बताया था। 17, लेकिन हमारे पास नहीं किया सर आपने 17 बताया था, हम लोगों ने 16 बताया। अच्छा चलो ठीक है, हमारी गलती है, मैं अपनी गलती को मानता हूँ। 16 ठीक। वीडियो स्टार्ट हो गया, कब कर रहा है? जी सर। हाँ ठीक है। चलो आज हमको पढ़ना है आरबीआई। अभी तक तो आप आरबीआई सुन रहे। आरबीआई वो स्काउट को ऐड करो। कौन जाने क्या किसी के पीछे भागना, उनका मन करेगा आएंगे पढ़ेंगे, नहीं मन करेगा नुकसान उनका, आप उनको नहीं। ठीक है, किसी को पालिश मारे को बुलाने की जरूरत नहीं, बस ये है कि संख्या कम हो रही है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे में कमी है क्या? नहीं सर, इतनी बहुत दिनों से क्लियर हुआ, टीचर बुलाया तो हम भी कोशिश नहीं है ना, अंडर एस्टिमेट मत करो हमें। हाँ एक पड़ाव से हम पीछे रह गए हैं, बस अगला पड़ाव मेरा वही है, अभी मैं दे रहा हूँ इस बार भी दिया पीसीएस का। कहने का मतलब ये है कि जिन्हें पढ़ना होगा वो किसी टीचर से पढ़ेंगे और जिसको नहीं पढ़ना वो टॉप 10 से मिलेगा। ठीक चलिए, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, चमक तो नहीं रहा है, बोर्ड दिखाई दे रहा है ना? देखो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसको बोलते हैं केंद्रीय बैंक। ठीक है, केंद्रीय बैंक क्या बोलते हैं? केंद्रीय बैंक। ये केंद्र सरकार का एक तरीके से कह सकते हैं एजेंट होता है। क्या होता है? केंद्र सरकार का एजेंट होता है, एजेंट होता है। और केंद्र सरकार इसी के सहारे जो है सारे बैंकिंग काम करते हैं। जो कि केंद्र सरकार को अगर वो ट्रेजरी बिल निकालना होगा तो इसी के सहारे निकालेगा। ठीक है, किसान विकास पत्र या विनिमय पत्र जो भी जारी करना रहता है वो करता है अपने लिए, पैसे अपने लिए करता है, लेकिन जारी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ना कि सरकार डायरेक्टली करता है। ठीक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पहले समझिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट कौन लेके आया था? तो 1926 में, 1926 में सर्वप्रथम हेल्टन यंग ने सबसे पहले इसका सुझाव दिया था। किसको? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबसे पहले 1926 में हेल्टन यंग कमीशन ने सबसे पहले सुझाव दिया। किसके लिए? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाने के लिए। क्यों बनाने के लिए कहा? क्योंकि भारत में इसके पहले भी बैंक था। ऐसा नहीं कि भारत में आज बैंकिंग में पढ़ेंगे अगर वहां तक पहुंच गए। सबसे पहले तो नहीं है 1926 नहीं सही 1926 सबसे पहले 1926 में जो है क्या नाम है 1770 की बात जो आप कर रहे हैं 1770 ये जो है इंग्लैंड बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना हुई, उस पर आएंगे बैंक ऑफ इंग्लैंड। और उसको भारत में या कह सकते भारत के बैंकों की जननी कहा जाता है, लेकिन वहाँ आएंगे, अभी वहाँ नहीं, अभी हम आरबीआई के बाद तक बैंक करेंगे। ठीक है, जो आपका क्या नाम है एसबीआई करेंगे, एसबीआई को भी पढ़ेंगे अलग से। ठीक, एसबीआई भारत की सबसे बड़ा बैंक है, सबसे बड़ा बैंक। तो हेल्टन यंग कमीशन ने 1926 में आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के लिए एक सुझाव दिया। क्या दिया? कि भारत में एक जो है केंद्रीय बैंक होना चाहिए जो सारे बैंकों को क्या करे? रेगुलेट करे, सारे बैंकों को कंट्रोल ये करे, ये सारी नीतियां निर्धारित करे कि भारत में बैंकों के लिए कौन से नियम, कौन से सिस्टम लागू होने चाहिए। ठीक है, लेकिन यह बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं हुआ। फिर 1931 में एक संसदीय बोर्ड है, 1931 में भारतीय बोर्ड में भारत के लोगों ने, ये तो कौन था? ये विदेशी था। भारत के लोगों ने एक सुझाव दिया 1931 में, फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का 1931 में फिर सुझाव दिया। लेकिन यह प्रभावी कब हुआ? प्रभावी यही
हुआ 1934 में। कब आया? 1934 में। 1934 में। 1935 से स्थापना। ठीक है। 1934 में रिजर्व बैंक का कॉन्सेप्ट बन के तैयार हुआ कि भारत में एक आरबीआई होना चाहिए। ठीक है। कहानी कहां से शुरू हुई थी? 1926। ठीक। दूसरा सुझाव कौन दिया? 1931 में। और 1934 में 36 वाला है 1934 में प्रभावी हुआ। और 1934 में जब आरबीआई के बारे में पूरा रूल रेगुलेशन बन गया किस तरीके से इसकी स्थापना की जाएगी, तब इसका 1935 में और बताओ कब हुआ? कौन से डेट में हुआ था? 1 जनवरी 1 अप्रैल। 1 अप्रैल। 1935। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बन के तैयार हुआ। ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1900। और इसमें एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। आप लोग पॉलिटी पढ़े हो नहीं? ये कौन से जो चार्टर्ड एक्ट आए थे, ये किस चार्टर्ड एक्ट के तहत है? कौन सा बता सकता है? कौन बता सकता है? कौन 1773 ऐसे करके आया था। 1813, 1835। ठीक है। 1833, 1935। किस एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना हुई? सब 1773। अच्छा, यहाँ है 1935। इसके 200 साल बाद मतलब उसके बाद कितने चार्टर्ड एक्ट आए थे? पढ़ाए थे नहीं पॉलिटिकल? पढ़ाए थे। मतलब बहुत पॉलिटिकल समझा कर रहे थे, याद है? ऐसे हमारा भी कर कोई आएगा पूछेगा तो कहोगे कि हाँ तो पढ़ाते थे। अच्छा, याद नहीं। इसमें टीचर की गलती नहीं होती, गलती आप जैसे महान लोग हैं। 1935 का जो एक्ट आया था, 1935 का जो एक्ट आया था, उसी के तहत क्या हुआ था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हुआ था, स्थापना हुआ था। और ये क्वेश्चन आपके पॉलिटी, ये ऐसा क्वेश्चन है कॉमन क्वेश्चन, ये पॉलिटी में भी पूछा है। और भारत संसद अधिनियम आया था उसी के तहत। अरे नहीं, भारत सरकार अधिनियम 1935 है। हाँ, उस एक्ट के तहत। और ये ध्यान दीजिए, ठीक है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि ये कॉमन क्वेश्चन है, पॉलिटी में भी जाता है और इकोनॉमिक्स में भी जाता है। आइए आप ही लोग तो इंतजार हो रहा है ना? भारतीय बैंकिंग समिति, ठीक, 1931 में कौन सुझाव दिया था? भारतीय बैंकिंग समिति के लोगों ने इसको सुझाव दिया था। तो ये आरबीआई की स्थापना के पीछे का फीचर था कि आरबीआई को क्यों गठित किया गया, क्यों गठित किया गया था, क्यों गठित किया गया, क्यों किया गया? जो बैंक थे उनको गवर्न करने के लिए ये आरबीआई की स्थापना हुई। ठीक है। और एक बात ध्यान दीजिए, भारत में जितने भी बैंक हैं आज के समय में, जितने भी सारे, जैसे 2 टाइप के बैंक, एक अनुसूचित होते हैं, एक गैर अनुसूचित होते हैं। ठीक है। आज पढ़ाएंगे, वहां तक पहुंच गए, प्रयास तो मेरा रहेगा कि वहां तक पहुंच जाए। ठीक। आज ये टॉपिक एक्चुअली क्या है कि बैंकिंग का टॉपिक लंबा है और इसमें सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में लगभग सब आते हैं। ठीक। तो ये ऐसा टॉपिक है कि मैं छोड़ नहीं सकता। बाकी टॉपिक में मैं वो सारी चीजें कवर किया हूँ जो आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, लेकिन जो नहीं इंपॉर्टेंट था उसको मैंने छोड़ा दिया, जो रियल है। ठीक है। इसको मैं झूठ नहीं दूंगा, लेकिन हाँ जितना आपके एग्जाम में आएगा ये मेरी गारंटी है, पेपर उठा कर देख लेना, ना फंसे तो करना। मेरे हमें पर्सनली मैसेज करना है। तो आरबीआई की स्थापना के पीछे क्या कहानी थी? ये जो है बैंकों को रेगुलेट करने के लिए हुआ था। 1926 में हिल्टन एंड कमीशन ने सर्वप्रथम, अगर पूछेगा सर्वप्रथम आरबीआई की स्थापना के लिए किस कमीशन ने सुझाव दिया था, तो हिल्टन एंड कमीशन। और ये सीधे पूछा और उसके बाद पूछेगा आरबीआई एक्ट कब आया था? आरबीआई एक्ट कब आया था? 1934 में। ठीक है। और आरबीआई की स्थापना कब हुई? अच्छा, एक बात और बताइए, आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष होता है, वित्तीय वर्ष, ठीक, सॉरी, वित्तीय वर्ष वह कब से कब तक होता है? कौन बता सकता है? 1 जून से 31 जुलाई।
1 अप्रैल 1 जून से 30 जुलाई 1 अप्रैल से 31 मार्च। तक होता है। है? 1 अप्रैल से 1 31 जून से मार्च। 30 जुलाई। और कोई बताएगा? आप बता रहे हैं, उल्टा बता रहे हैं। तो 30 जुलाई से 1 जून तक। 1 जुलाई से 30 जून इससे से 1 जुलाई से ये मुझे कंफ्यूज हो जाता है। कब तक? 30 जून तक। 30 जून तक। ये RBI का होगा। अब भारत का वित्तीय वर्ष कब? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। ये ध्यान दीजिए, ये भी क्वेश्चन बना है सर एग्जाम। इसको कौन सा? बजट भी बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन बना है। RBI का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है? 1 जुलाई से 30 जून के बीच, ठीक है। RBI देखो, RBI के कुछ कार्य है, ठीक है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, RBI जो पैसा छापता है, पैसा छापता है, वह न्यूनतम कोष प्रणाली पर करता है। कौन सा? न्यूनतम कोष प्रणाली। अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है कि भारत में जो मुद्रा छापा जाता है वह किस आधार पर छापा जाता है, तो न्यूनतम कोष प्रणाली। मतलब अगर भारत में आपको पैसा छापना है तो आपके पास टोटल 200 करोड़ रुपए होना चाहिए। कितना? रिजर्व। कल मैंने बताया 85 करोड़ रुपए क्या होना चाहिए? सोना होना चाहिए। 85 करोड़ रुपए का क्या? गोल्ड होना चाहिए। ये बताया नहीं, डॉलर होता है सर। 200 करोड़ मतलब 100 होना चाहिए रुपया, और 200 115 85 करोड़ का आपके पास सिक्का। नगद होना चाहिए। सिक्का नहीं, नगद। डॉलर में और सब। अब 115 करोड़ का क्या होना चाहिए? गोल्ड और विनिमय पत्र, ये सब सारी चीजें आपके पास होना चाहिए। प्रतिभूति पत्र कितना? गोल्ड हो गया, और प्रतिभूति पत्र, ये सब आपके पास इतना होना चाहिए, तब आप जाके मुद्रा छाप सकते हो। नहीं तो क्या हो जाएगा, अगर आप अपने मनमानी मुद्रा छापोगे तो क्या हो जाएगा? महंगाई बढ़ेगी। वेनेजुएला और श्रीलंका ये सब का कंडीशन हो जाएगा, फिर आपके पैसे की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। दुकान वाले जाओगे 10 रुपया लेके कहेंगे भगवान यहाँ से मारेंगे जूता निकाल के। गए समोसा मारने और कहेगा नहीं तुम्हें यहाँ तुम्हारे पैसे कोई नहीं, डॉलर लेके आओ, डॉलर लेके आओ तो समोसा देंगे। तो अब हाँ, RBI के कार्य, RBI के कार्य काम, ठीक है। पहला काम तो करता है बैंकों के बैंकिंग, बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक या बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंकिंग। दूसरा कार्य क्या करता है? मौद्रिक प्रणाली। दूसरा हाँ, मौद्रिक नीति बनाना, ठीक, मौद्रिक नीति। तीसरा सरकार का एजेंट, सरकार के बैंक के रूप, विदेशी मुद्रा का, सरकार के बैंक के रूप, ठीक है। हाँ, ये बात सही है। विदेशी मुद्रा का संचालन, विदेशी मुद्रा का संचालन, विदेशी मुद्रा का, जैसे जो होता नहीं है डॉलर, आप सुनते होंगे कि भारत के पास कितने डॉलर रखे हैं, कितने डॉलर। इस समय 637 करोड़ के आसपास डॉलर रखे हुए, 637 करोड़ डॉलर। तो ये जो है विदेशी मुद्रा का, विदेशी मुद्रा को रखना, ठीक है। पहला क्या होगा? बैंकों के बैंक के रूप में, मौद्रिक नीति सरकार के बैंक के रूप में, और उसके बाद विदेशी मुद्रा को संरक्षित करना, संरक्षित करना, ठीक, संरक्षित करना, लिख लीजिए विदेशी। और उसके बाद जो है विकासात्मक भूमिका के रूप में, विकासात्मक भूमिका के रूप में, भूमिका के रूप में अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। सारे लिख लो, मैं समझा दूंगा। विकासात्मक भूमिका के रूप में, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट है। भारतीय बैंक एवं वित्तीय व्यवस्था में विनिमय करना, ठीक है। विदेशी मुद्रा का भंडार का संरक्षण करना, या विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षण करना, भंडार का संरक्षण करना, ठीक। तो पहला समझते हैं
बैंकों के बैंक है, ठीक, बैंकों के बैंक के रूप में क्या करता है, यह भारत में जितने भी अनुसूचित और गैर अनुसूचित बैंक, यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है आपकी तरफ यहाँ पे है कि नहीं, ग्रामीण बैंक, ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक, ठीक है, ये दोनों भी गवर्नमेंट नहीं करता, रूल नहीं करता, लेकिन सहकारी बैंक में इतना धोखाधड़ी हो गया था, इतना चरम पे लोगों का पैसा ही, बहुत सारे सहकारी बैंक ऐसे थे जिनका पैसा जमा किए, पैसा लेके गया हो गया सहकारी बैंक पर। अब जो है सहकारी बैंक को भी अपने अंडर में ले लिया, ध्यान दीजिए, अभी रिसेंट से। लेकिन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इस पे आज भी इसका कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल किसका है? नाबार्ड का। किसका है? नाबार्ड का कंट्रोल, ठीक है। और बैंकों के बैंक के रूप में क्या करता है, यह बैंकों के लिए नियम बनाता है, नियम कानून, और उसके बाद सबसे बड़ी बात, यह बैंकों को लाइसेंस देता है, किस बैंक को जो है अपना बैंक खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते। इसमें पहली बात तो CRR, SLR, क्या कहते हैं, नाबार्ड बैंक, तो वो हम बता तो रहे हैं, नाबार्ड किसमें करता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ठीक है। क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले कौन से सन में आता है नाबार्ड? ये आपका 1982 में आया नाबार्ड, 1900, हाँ। नाबार्ड की स्थापना और ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975, ठीक है। क्या बोल, तो ये क्या करता है, CRR, SLR, उसके बाद क्या करता है, रेपो रेट, ठीक है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सब सारी चीजें जो है ये क्या करता है, बैंकों के ऊपर लगा के और बैंकों को कंट्रोल करता है, बैंकों को कंट्रोल करता है, जिससे मार्केट में ज्यादा पैसा फ्लो ना हो। और एक बात और ध्यान दीजिए, जो हम पढ़ाए थे इसके पहले, मुद्रास्फीति, ये यही सब इंस्ट्रूमेंट है जिसके माध्यम से मार्केट से पैसा वो कंट्रोल करता है। कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बैंकों का बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो बैंक होते हैं, ये बैंक जो है रिजर्व बैंक के पास, जब भी इनके पास पैसे की कमी होती है तो रिजर्व बैंक के पास क्या आते हैं, पैसा उधार मांगने आते हैं, ठीक है। और वह पैसा किस दर पे इनको मिलता है, तो ये दोनों तो नहीं, ये आरक्षित रखना पड़ता है, ये अभी बताएंगे पूरा डिटेल। लेकिन रिवर्स रेपो रेट और रिवर्स मतलब रेपो रेट के माध्यम से, रेपो रेट के माध्यम से एक दिन के लिए, एक नाइट के लिए पाते हैं, ठीक। और उसके बाद एक और होता है NDTL, तो अभी जब उसमें आएंगे तो बताएंगे, ठीक। रिवर्स में क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट अभी वहां पूछेंगे, ठीक है। रेपो रेट समझाएंगे, रिवर्स रेपो रेट अभी तो मैं बता रहा हूँ इनका फंक्शन क्या है। अभी SLR पढ़ाएंगे, CRR पढ़ाएंगे, ठीक है। रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप समझिए, नहीं कड़ी टूट जाएगी, बताने तो नहीं बताता। रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि जो है RBI बैंकों से पैसा लेता है। रिवर्स रेपो रेट में RBI जो है बैंकों से पैसा उठा देता है, और रेपो रेट में बैंक जो है RBI से पैसा उठा देता है। तो आएंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये सब इसके कार्य है बैंकों के बैंक के रूप में। मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, यही सब सारा कार्य उसका है, मौद्रिक नीति का निर्धारण करना, पैसा मार्केट में कितना जाना चाहिए, किस अनुपात में जाना चाहिए, जिससे मार्केट में अनबैलेंस ना हो, बैंक ज्यादा पैसा जो है, बैंक इसमें जो है ब्याज दर भी निर्धारित किया जाता है, ब्याज दर, ठीक। ब्याज, बैंकों का ब्याज यही निर्धारित करता है, जिसको बोलते हैं बेस रेट। बेस रेट ये होता है कि RBI बेस रेट गाइडलाइन जारी करता है, बेस रेट। और अगर बेस रेट जारी कर दिया, RBI ने कह दिया कि आप 9% बेस रेट हर बैंकों के लिए, कि मतलब 9% से कम पर ब्याज आप किसी को नहीं दे सकते। RBI का करता, पहले क्या करते थे बैंक की मनमानी जो है अपना, जैसे आप उनके खास व्यक्ति हैं, एक इसमें कॉन्सेप्ट था PLR, प्राइम लैंडिंग रेट, जो अब खत्म कर दिया है। बैंक अपने विशेष कस्टमर को प्राइम लैंडिंग रेट पे देता था, लेकिन उसको खत्म कर दिया गया। अब ये ब्याज जो है, बेस रेट क्या होता है, जैसे 9% RBI ने डिसाइड कर दिया कि आपको 9% से कम ब्याज पर किसी व्यक्ति को नहीं देना, आप इससे ज्यादा दे सकते हो लेकिन इससे कम नहीं दे सकते। ये इसलिए करना पड़ा क्योंकि लोग जो है, बहुत सारे बैंक अपने कुछ व्यक्ति को, जैसे मान लो कोई मैनेजर है और उसका किसी व्यक्ति से संपर्क अच्छा है,
क्या किया भाई, आप मेरा जो है 10 लाख का लोन निकाल दो, 2 लाख रुपये आपको घूस दे देंगे। तो क्या करता था RBI बैंक क्या करता था कि जो है उनको कम ब्याज दर पे पैसे दे देता था, कम ब्याज दर पे। इसी करप्शन को रोकने के लिए RBI ने गाइडलाइन जारी किया कि बेस रेट से कम और कोई बैंक नहीं दे सकते, जो बेस रेट है। बात समझ में आ रही है जी? कुछ खास बात तो नहीं है, बात क्लियर है सारी है। दूसरा है सरकार के बैंकों के बैंक के रूप में, सरकार के बैंकों के बैंक के रूप में इसका एक ज्वलंत मुद्रा मैं बता रहा हूँ। एक समय भारत जब उत्तर प्रदेश में जब चुनाव था, उत्तर भारत का जब लोकसभा का चुनाव था, ये मैटर काफी उछला था। एक उर्जित पटेल थे भारत के गवर्नर हुआ करते, पता है जी सर। और उस टाइम जो है RBI के पास 10 लाख करोड़ रुपए, 10 लाख करोड़ रुपए RBI ने लाभ कमाया, ठीक है, 10 लाख करोड़ रुपए, जिसमें से सरकार, केंद्र सरकार 2014 के बाद वाले चुनाव में केंद्र सरकार ने उससे 9 लाख करोड़ रुपए मांगा। कितना? 9 लाख करोड़ रुपए आप मुझे दीजिए और मैं इन पैसों का समाज में या नई नई योजनाएं निकालूंगा जिससे लोगों को लाभ हो। RBI ने सीधे मना कर दिया। RBI मतलब उर्जित पटेल ने सीधे मना कर दिया कि मैं इतना, इसका कंडीशन होता है कि मतलब 2.5% या 3% से ज्यादा आप पैसा नहीं दे सकते। जैसे 10 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है, तो आप उसका कम से कम मान के चलो 3 या 4 लाख, मैक्सिमम 5 लाख करोड़ रुपए दे सकते, उससे ज्यादा पैसा नहीं दे सकते। और ये मान कितना रहे थे लाभ का, इतना इसने लाभ कमाया था, ठीक है, और मांग रहे थे 9 लाख करोड़ रुपए, इसने देने से मना कर दिया। बाद में उर्जित पटेल को इस्तीफा भी देना पड़ा और उन्हीं के जगह पे कौन आया? वो आए थे शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास। बाद में क्या हुआ ये मार्केट में बात नहीं है, उन्होंने दिया कि नहीं दिया वही जाना। तो बैंक को जब कभी पैसे की जरूरत होती है तो अब किसके पास जाता है? RBI के पास, ठीक है, अपने कार्य को पूरा करने के लिए, ठीक। दूसरा है विदेशी मुद्रा भंडार। विदेशी मुद्रा भंडार में क्या होता है? जैसे डॉलर, आप समझते हो ना, भारत जैसे 1951 में राव मनमोहन माना गया था, ठीक है, 1991 में जाते उसने बताया LPG, कौन बताएगा इसका? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसमें क्या हुआ था? भारत की मार्केट को खोल दिया गया था। उसके पहले भारत का मार्केट क्लोज इकोनॉमी थी, ठीक है, लेकिन 1951 के बाद जो है ओपन इकोनॉमी हो गई। और उसमें कारण ये था कि जो भंडार था ना, जो डॉलर का भंडार था भारत के पास, सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते के लिए, कितने का था? 1 हफ्ते के लिए ही आप विदेशों से चीजें मंगा सकते हो, 1 हफ्ते के लिए इसे डाल पड़े, बाकी नहीं। अब भारत इस समय कहा जाता है कम से कम भारत 1 साल तक जो है विदेशों से चीजें मंगा सकता है, इतना उसके पास भंडार रखा गया। किसका? डॉलर का, ठीक है। विदेशी मुद्रा भंडार का जो है विदेशी डॉलर का ये क्या करता है? संरक्षण करता है, ठीक। बात समझ में आ रही नहीं? तो दिक्कत नहीं, आपको समझ में आ रही? चेहरे से लग रहा है कि समझ नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है? चलो बताओ, नहीं जानते ये बताई भी पूछने की वजह से बच्चे नहीं आते, कल से आप भी बोला मारिए, हैं? छोड़ा जाए, ठीक है। विकासात्मक है, RBI जो है देखता है देश में कौन कौन सी योजनाएं कब इंप्लीमेंट करनी चाहिए, कौन कौन सी योजनाएं कब इंप्लीमेंट करनी चाहिए। इसका जीता जागता एग्जाम्पल जानते हो क्या है? UPI जो आया था ना, UPI, और उसके बाद मुद्रा योजना, ये सब सारी योजनाएं, प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है, ये मुख्यमंत्री अपने, प्रधानमंत्री अपने मन से नहीं करती है। जितनी योजना निकलती है उसके देखो सारा योजना जितनी विकासात्मक भूमिकाएं होती हैं, जैसे प्रधान जनधन योजना, ये सब सारी योजनाएं RBI के गवर्नर सलाह देते हैं, किसको? प्रधानमंत्री या वित्त मंत्रालय को। अब वित्त मंत्रालय तब उस पर जो है क्या देता है? अप्लीकेबल करता है, तब उस पर जो है संज्ञान लेके काम करता है। तो विकासात्मक भूमिका में क्या होता है कि जो नई नई स्कीम लॉन्च किया जाता है फाइनेंस के लिए, ध्यान दीजिएगा, फाइनेंस के लिए, विकास कार्य के लिए, वह सारी कार्य की योजनाएं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है और वह सजेशन देता है किसको? फाइनेंस डिपार्टमेंट को। फाइनेंस डिपार्टमेंट किसके आते हैं बताओ? फाइनेंस वित्तीय निर्मला सीतारमण निर्मला सीतारमण आंटी जी को जो है दिया जाता है,
ठीक, क्वांटिटी तो ये है, वो उनको अपना सुझाव देते हैं। कौन इस समय कौन आरबीआई गवर्नर? संजय मल्होत्रा। संजय मल्होत्रा। कौन से नंबर के? वो 26 में 26वें नंबर संजय मल्होत्रा। इससे पहले शक्तिकांत दास को 2 बार। इसके पहले कौन थे? शक्तिकांत दास। अच्छा बताओ, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? सुप्रीम कोर्ट सर संजीव खन्ना। जस्टिस संजीव खन्ना। संजीव खन्ना। ठीक, तो ये आरबीआई के कुछ रूल रेगुलेशन थोड़ा देख लीजिए। ठीक, आरबीआई के बारे में समझ में आया कि नहीं? हैं? एकदम कंठस्थ हो गया? यदि कंठस्थ हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं हुआ तो भी अच्छी बात है। कितने संख्या हुई? 15 हुए कि तो नहीं? एक कैंप में बैठना दे दिया था, कैंप में बैठना। जाने के बाद में बस 13। ठीक, लिखिए लिखिए, भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का एक केंद्रीय बैंक है, बैंक जो मौद्रिक नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन को, जो मौद्रिक नीतियों के निर्माण और क्रियान्वयन को के निर्माण और क्रियान्वयन को सम्मिलित करते हुए समस्त बैंकिंग कार्यकलापों के नियंत्रण एवं नियम और निरीक्षण का कार्य करता है। भारत में निरीक्षण का कार्य करता है। भारत में केंद्रीय बैंक स्थापना की सिफारिश सर्वप्रथम हिल्टन यंग कमीशन 1926 में भारत में केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश सर्वप्रथम 1926 में हिल्टन यंग कमीशन ने की थी। इसके बाद 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंक 1931 में, उसके बाद 1931 में भारतीय केंद्रीय बैंक जांच समिति में भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को स्थापित करने की सिफारिश की थी। भारतीय रिजर्व बैंक को केंद्रीय बैंक के रूप में इन दोनों समितियों की सिफारिशों के आधार पर 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया। इसके तहत 1 अप्रैल इतना छोटा नोटबुक का है। अरे सर कोई खत्म हो गई हाँ? सर कल खत्म हो गई थी कॉपी तो सर 1 अप्रैल 1935
1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। पता है, जब पहले हम लोग पढ़ते थे, अभी भी पढ़ते हैं, कभी स्कूल में पढ़ा करते थे, तो जब रैप फॉर्म खत्म हो जाता था तो जिस दिन ले आते थे उस दिन पहले उसके ऊपर नाम लिखते थे, फिर उसके बाद उसमें कक्षा लिखते थे, फिर डेट भी हमारी शुरू से आती थी। जिस रफ को मैं यूज करता था उसका डेट लिखता था, ये रफ कितने दिनों में मैंने बनाया, शुरू से याद। और सबसे ऊपर लिखते थे जय भगवान। मेरे सारे बुक पे आज लिखा है, जितनी बुक है मेरे सारे बुक पे या नोट्स पे सारे पे जय माता दी। और अगले दिन उस पेज बहुत अच्छे लिखते थे, खूब सजा तो मतलब पहला पेज खूब सुंदर लिखे, उसके बाद राम राम। ठीक, तो ये कहानी रहा। आगे उसमें लिखेगा, भारतीय रिजर्व बैंक आरंभ में शेयर धारकों के बैंक के रूप में निजी क्षेत्र के अंतर्गत था, जिसका 1949 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीयकरण, हाँ, जिसका 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जनवरी 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया और इसी समय बैंकिंग अधिनियम 1949 बनाया गया और इसी समय बैंकिंग अधिनियम 1949 बनाया गया। इसका मुख्यालय मुंबई में है, ऐसे लिखेगा। इसका देखिए, इसका वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में, जबकि 1937 के पहले कलकत्ता में हुआ करता था। ठीक है, और एक बात और, भारत की राजधानी में कलकत्ता, भारत की राजधानी कलकत्ता। भारत की कौन सी जगह है? 1937 में, हाँ, 1937 के पहले कलकत्ता हुआ। ठीक है, अब ये आरबीआई के जो कार्य लिखना है, ये कार्य है। ठीक है, कार्य लिखना है। ठीक, अब आते हैं मौद्रिक नीति। ठीक है, मौद्रिक नीति में लिखेगा 2 ग्राफ बनाइए। ठीक, एक में लिखेगा मात्रात्मक उपकरण, लाइन खींच के, फिर दूसरे में लिखेगा गुणात्मक उपकरण। ये आपके डायरेक्टली एग्जाम में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से मात्रात्मक उपकरण में शामिल है और कौन सा गुणात्मक है। तो मात्रात्मक का होता है, क्या होता है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। मात्रा का क्या होता है, तो लिख लो QUANTIATIVE, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, समझ रहे हैं नहीं? जैसे ऐसे लाइन खींच लेना, एक तरफ मात्रात्मक, ठीक, और एक तरफ गुणात्मक, जिसमें जो बोले तो वो लिखते जाएंगे। मात्रात्मक, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बना है आपके एग्जाम में। तो पहला लिखिएगा बैंक दर, पहला लिखिएगा, सबका पहले मात्रात्मक शब्द लिख लो, पहले मात्रात्मक शब्द लिख लो। बैंक दर, रेपो दर, रिवर्स रेपो, बैंक दर, रेपो दर, रेपो रेट जिसको बोलते हैं, रिवर्स रेपो रेट या दर, नगद आरक्षित अनुपात जिसको बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशियो, CRR, नगद आरक्षित अनुपात CRR, कैश रिजर्व रेशियो, SLR, वैधानिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो,
SL, हाँ SLR। फिर अगला खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुले बाजार की क्रियाएं, ये सब मात्रात्मक है। खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट, ठीक है। फिर आते हैं अगला है गुणात्मक लिखिए, सीमांत आवश्यकता, सीमांत आवश्यकता, सीमांत आवश्यकता, सीमांत आवश्यकता, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगला है साख रश्मि, 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 स्वास्थ्य नहीं साख। अगला है नैतिक प्रभाव, मोरल सेंसेशन, ठीक है। अब आते हैं पहला, इसमें पहला लिखिए, देखिए मात्रात्मक उपकरण, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन लिख लीजिए, तब मैं आगे समझाता हूँ। पहले मात्रात्मक उपकरण लिखिए, हाँ नीचे हेडिंग मात्रात्मक उपकरण, मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण, मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण वे उदाहरण जिनका संबंध अर्थव्यवस्था की, मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण वे उपकरण हैं जिनका संबंध अर्थव्यवस्था की समग्र मुद्रा की आपूर्ति से होता है, जिनका संबंध समग्र मुद्रा की आपूर्ति से होता है, जिनका संबंध अर्थव्यवस्था। मौद्रिक नीति के मात्रात्मक उपकरण वे उपकरण हैं जिनका संबंध अर्थव्यवस्था की समग्र मुद्रा की आपूर्ति से होता है। मात्रात्मक उपकरण के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, मात्रात्मक उपकरण के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि या कमी करता है। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि या कमी करता है, इन मात्रात्मक उपकरणों का प्रयोग अर्थव्यवस्था को संतुलित करने के लिए किया जाता है। अब हम लोग समझते हैं एक एक करके। ये सब लिख लो ना। चलिए पहला इसमें बैंक रेट। देखिए समझिए क्या होता है बैंक। देखो बैंक रेट एक ब्याज है, ठीक है, जो आरबीआई डिसाइड करता है। कौन करता है? आरबीआई डिसाइड करता है। सबसे पहले तो ये बात जानिए कि बैंक रेट पहली बात तो इसमें आरबीआई डिसाइड करता है।
और इसके माध्यम से बैंक जो है उधार देता है, किससे? आरबीआई से। और यह जो उधार लेता है यह दीर्घकाल के लिए होता है। किसके लिए? दीर्घकाल और लंबे समय, दीर्घकाल। ठीक, बैंक रेट फिर से समझिए, जब बैंकों को कौन? अनुसूचित बैंक जो भारत सरकार के बैंक। अब भारत सरकार के बैंक कौन होते हैं? ग्रामीण बैंक, सरकारी बैंक। हैं? सरकारी बैंक। जैसे SBI, पंजाब नेशनल। SBI किसका बैंक? सरकारी का, वो उसका। भारत किसका? SBI सरकारी बैंक और HDFC किसका है? प्राइवेट है। अच्छा, फंसाते? हाँ, चलो बताओ। बैंक सिडबी किसका? सिडबी बैंक। हाँ। सिडबी वो निजी होगा, सहकारी बैंक निजी होगा। अच्छा चलो, ये बैंक नहीं है, ये बैंक नहीं है, ये सब सिडबी जो है विकासात्मक कार्यों के लिए फंडिंग करती है। चलो ठीक है। बैंक देखो, बेस रेट, बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट आरबीआई डिसाइड करता है कि आप जो है कितने परसेंट, मान लो फॉर एग्जाम्पल इस समय बैंक में जो भी चल रहा हो, मुझे डाटा एग्जैक्ट नहीं पता है क्योंकि ये बदलता रहता है हर 3 महीने, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जाम्पल बैंक ने डिसाइड कर दिया 10 देते हैं, 10 थोड़ा आसान होता है कंसीडर करते हैं, 10% डिसाइड कर दिया। तो अब किसी बैंक को पैसे की जरूरत है, अगर ए बैंक को पैसे की जरूरत है तो जाएगा आरबीआई के पास, ठीक, आरबीआई से पैसे लेगा और 10% ब्याज पे, किस पे? 10% ब्याज पे और दीर्घकाल के लिए, मतलब उसने कहा कि ये पैसा हम तत्काल आपको वापस नहीं करेंगे, तत्काल वापस नहीं कर पाएंगे, थोड़ा लंबे समय। एक और एग्जाम्पल होता है, जैसे आप लोग मान लो 2 तरीके से उधार ले रहे, एक किया जाता है ऐसे रास्ते में चल रहे भाई 100 रुपये दे दो, अभी कल वापस कर दो, है अभी दे दो कल वापस कर दो। ये तो हो गया कौन सा? रेपो रेट है, अभी आते हैं रेपो रेट। जैसे आप तत्काल से बोले 1 रात के लिए उधार मांगना, जैसे 1 रात के लिए, और ये पैसा तब लिया जाता है जब तत्काल आपको अर्जेंट हो जाए किसी कारण। मान आप गए शोरूम में, शोरूम की एग्जाम्पल लेते हैं, किसी मॉल में गए, शोरूम ही मॉल में, और वहाँ आप जो है लड़कों को जो है कोई बढ़िया सा जीन्स पसंद आ गया, लड़कियों को कोई अच्छा सा टॉप पसंद आ गया, ठीक, और आपकी फ्रेंड भी लेंगे साथ में, और उस टॉप का दाम है मान लो प्राइस 1000, ठीक, 1000 रुपये, आपके पास दुर्भाग्य से 800 रुपये। अब पसंद इतना है इसको लेके जाना, चाहे वहीं लोट के होना लेकिन लेके जाना, ठीक है। और लड़कों के लिए मान लो जीन्स है 1500 रुपये, ठीक, जैसे 1500 में जीन्स आता है, बढ़िया तो नहीं आएगा, ठीक है, 1500 रुपये मान लीजिए जीन्स है, ठीक। अब 1500 रुपये का इनके लिए भी कंडीशन है, इनके पास मान लो इनके पास थोड़ा 100 रुपये का 1400 रुपये है, और इनका दोस्त गया है साथ में, ये क्या कहे एक भाई इस जीन्स को लेके जाना है मुझे 100 रुपये दो, कल मुझे पक्का सुबह वापस करेंगे निश्चित रूप से, है आप लोग यही या 200 रुपये दे कल पक्का पापा से मांग के दे देंगे। ये होता है रेपो रेट, तत्काल के लिए, ठीक है। आपको पैसे की एकाएक जरूरत है, पहले से प्लानिंग नहीं था कि आपको पैसे चाहिए, आप मॉल में गए, आपको पसंद आया, उस टाइम आपकी जेब में पड़े और आपने तुरंत जो है पैसा अपने दोस्त से लेके और क्या किया, और दोस्त यहाँ पे कौन है? आरबीआई। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? आरबीआई। लेकिन इसके अगेंस्ट अब इसमें क्या होता है, इसमें आप जो है मान लो मोबाइल फोन 20,000 का मोबाइल फोन है और आपके पास 15,000, ठीक, 15,000 रुपये, 5,000 रुपये। अब आप अपने दोस्त से कहेंगे भाई मुझे 5,000 रुपये दे दो, मैं 2 महीने बाद वापस कर दूंगा। अब ये क्या होगा? दीर्घकाल। समझ में आया? मान लो तो वो तैयार हो गए, ठीक है, वो तैयार हो गए, क्या किया, मान लो जैसे आपने गए मोबाइल में, ठीक, इसलिए एग्जाम्पल देते हैं कि चीज़ें से रिलेट कर पाओ, बहुत टफ होता है सब्जेक्ट। तो आप मान लो 20,000 का मोबाइल में गए, ठीक, आपके पास 15,000 रुपये है, अब 5,000 रुपये का आपको बैलेंस करना है, 5,000। आपने अपने दोस्त से कहा कि भाई मुझे 5,000 रुपये दे दो और मैं 2 महीने बाद या 3 महीने बाद, 2 महीने या 3 महीने या 4 महीने बाद मैं वापस कर दूंगा। ये हुआ दीर्घकाल। लेकिन यहाँ दीर्घकाल का 2, 3, 4 महीने नहीं है,
ध्यान दीजिएगा, 1 साल या उससे ज़्यादा, ठीक, 1.5 साल। तो वो कहा ठीक है, ले लो भाई 5-4 मोबाइल ले लो, जब तुम्हारे पास होगा 2-3-4 महीने में तो मुझे वापस कर देना। सेम वही होता है इसमें बैंक में। लेकिन अब दोस्त तो आपका लेगा नहीं ब्याज, और मान लो चूतिया टाइप का दोस्त है, बेवकूफ़ है, वो कहा ठीक है मैं तुम्हें दे तो दूँगा 5,000 रुपये, लेकिन मुझे जो है 6,000 रुपये चाहिए है, और मजबूरी है आपको मोबाइल लेना ही लेना है। ठीक है, मोबाइल नहीं लिए तो जीवन में समस्याएं आ सकती हैं, और समस्याएं क्या आएंगी आप ही लोग जानें। ठीक है, मोबाइल बहुत अच्छा इंस्ट्रूमेंट है, जीवन में समस्याएं आ सकती हैं हर व्यक्ति को, लड़की और लड़के दोनों के लिए है। अब इस 1,000 के लिए आप ये नहीं देखोगे, नहीं तो पता चले कि आप जीवन में डिप्रेशन में चले जाओ मोबाइल की वजह से, है तो कहोगे ठीक है भाई 1,000 ले लेना अभी दे दो, और क्या होगा वो जो ब्याज देगा वही है। बात समझ में आएगी। अब आते हैं रेपो रेट, तो ज़्यादा तो नहीं समझा देते हैं, अच्छे से समझ में आ जाता। प्रयास तो मेरा यही रहता है कि आप लोग समझाते हैं। ठीक, अगला आता है रेपो रेट। रेपो रेट तो था रिवर्स कहाँ, अभी कहाँ रेपो रेट होता है? थी वो तो अभी तो हम बैंक यही है, देखो उल्टा पुल्टा इतना चिल्लाने के बाद मेरे से उल्टा पुल्टा कर रहे हैं। रेपो रेट मैं समझा रहा हूँ बैंक रेट रेपो रेट का क्या नहीं सर, आपने बताया था रेपो सही आपने रेट। कहा ये वाला था। अभी मैं आ रहा हूँ उस पर यार। अब रेपो रेट में क्या होता है देखो, अब समझिए, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट दोनों एक साथ समझते हैं। रिवर्स रेपो दोनों एक साथ समझते हैं, क्योंकि दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते। ठीक है, अब मान लो SBI बैंक है, SBI बैंक को तत्काल पैसे की जरूरत पड़ी, और सिर्फ 1 रात के लिए, ध्यान दीजिए, सिर्फ 1 रात के लिए है तत्काल पैसे की जरूरत पड़ गई, और वह किसके पास है? RBI के पास है। ठीक है, ठीक है, एक बात इसमें ध्यान दीजिएगा, एक बात और बताना, तो वही चीज देखिए। ठीक है, SBI जो है गया किसके पास? RBI के पास। RBI के पास गया और कहा मुझे पैसे की जरूरत है 1 रात के लिए, 1 रात के लिए मुझे पैसे की जरूरत है 1 लाख करोड़, 2-4 हजार करोड़ तो मांगेगा नहीं, 1 लाख करोड़। ठीक, 1 लाख करोड़, और कहा मैं अगले दिन दे दूंगा। इस पे जो ब्याज लगेगा, उसे रेपो रेट बोलते हैं। इस पे जो ब्याज लगेगा, इस 1 लाख रुपए उधार में RBI से जो इसके ब्याज लगेगा उसी को रेपो रेट बोलते हैं। ठीक, और यह कौन लेता है? बैंक लेता है RBI से। ध्यान दीजिएगा, इसमें थोड़ा सा इसमें और इसमें बस इतना अंतर है कि इसमें जो है RBI से बैंक उधार लेता है। कौन लेता है? RBI से बैंक उधार लेता है, तो उसको पैसे की जरूरत होती है। लेकिन रिवर्स रेपो रेट में उल्टा है, बैंक जो है RBI मतलब RBI बैंक से लेता है। अब क्यों लेता है RBI बैंक से? क्यों लेता है, इसके पीछे भी लॉजिक है। RBI बैंक से किस लिए लेता है? अब इसका एग्जांपल समझो, A B, मान लो RBI है, A B और C। ठीक, अब इसका एग्जांपल मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो आप ही हो गए, आप हो गए RBI, ठीक, ये हो गए SBI, ये हो गए PNB बैंक। ये SBI PNB वाले आपके पास गए और आपसे कहें कि मुझे जो है 3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है। कितना? 3 लाख करोड़ रुपए की जरूरत है, और आपके पास 3 लाख करोड़ रुपए है नहीं, तो आप क्या करोगे? आप जाओगे SBI के पास। किसके पास? SBI के पास। SBI से कहें कि आप जो है हमें 2 लाख, आपके पास 2 लाख करोड़ है, 1 लाख करोड़ की जरूरत है। आप SBI के पास गए, कहे कि आप मुझे 1 लाख करोड़ रुपए दीजिए। ठीक है, यहां भी RBI का फायदा होता है। RBI ये PNB बैंक ने आपको जो है 1 लाख करोड़ रुपए दे दिया। अब इस 1 लाख करोड़ को जोड़ के और टोटल 3 लाख करोड़ आप किसको दे दिए उधार? PNB को। ठीक है, SBI से आप उधार लिए, PNB को दे दिए। अब यहाँ एक बात ट्विस्ट ये है कि RBI हमेशा जितना रेपो रेट पे देता है, ये हमेशा मान लो एग्जाम्पल अगर ये 5% है तो इससे कम रेपो रेट हमेशा 1% या आधा % कम होगा, ये 4% होगा। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ। अब दोनों ही कंडीशन में RBI का फायदा होता है, दोनों ही कंडीशन में। जैसे समझो
ये यहाँ से पैसा दिए SBI को दिए, अब इनके पास 1% का लाभ होगा। लाभ कैसे होगा? ये लिए हैं कितने पे? 4% के ब्याज पे। कितने पे? और दिए इनको 5% के ब्याज पे। बात समझ में आया? और इसका यूज क्यों किया जाता है? एक कारक और होता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट। जब ये बढ़ाया जाता है तो मार्केट से पैसा कम हो जाता है, ठीक? मार्केट से पैसा इसलिए कम हो जाता है। अब इसको समझिएगा मुद्रास्फीति से। देखो, जब मार्केट में ज्यादा पैसा आ जाता है तो RBI क्या करता है? रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट का ब्याज दर बढ़ा देता है। और जब ब्याज दर बढ़ा देगा, ब्याज दर, ठीक, ब्याज दर जब बढ़ा देगा तो फिर क्या होगा? बैंक जो है RBI से कर्जा नहीं लेंगे, ठीक? बैंक RBI से कर्जा नहीं लेंगे, और जब बैंक RBI से कर्जा नहीं लेंगे तो बैंक जो है मार्केट को पैसा नहीं देगा। मार्केट में जो लोन मांगने आए, मार्केट में जो लोन मांगने आए हैं उनको पैसा नहीं देगा, और धीरे धीरे मार्केट में पैसे की कमी आ जाएगी। अब क्या होगा? मॉनेटरी मतलब मुद्रास्फीति कम हो जाएगा। बात समझेगी? तीनों में क्लियर है? क्लियर कर लेंगे क्या? नहीं सर ये नहीं समझ आया मुझे। रेपो रेट की रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बस सिंपल सी बात इतनी है कि रिवर्स रेपो रेट में जो है बैंक RBI से कर्जा लेता है। कौन लेता है? बैंक RBI से कर्जा लेता है, ठीक है? और रिवर्स रेपो रेट में RBI बैंक से कर्जा लेता है। और हमेशा ध्यान देना, रिवर्स रेपो रेट से हमेशा कम होता है, और दोनों ही केस में किसको फायदा होता है? RBI को फायदा होता है, ठीक है? एक और एग्जांपल देकर समझाते हैं। जैसे आप ये हो, ये दो लोग, आप तीन लोग, ठीक है? अब ये हैं, इनके पास इनका जो भी नाम है, इनके पास ये बगल वाली गई और कहीं हमको जो है 100 रुपये उधार दो। अब इनके पास दुर्भाग्य से जो है 80 रुपये है, ठीक? 80 रुपये है, तो ये क्या की? पीछे वाले से गई, एक काम करो 20 रुपये हमको दे दो। और इनसे गई कि ठीक, हम तुम्हें 100 रुपये उधार देंगे, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको 110 रुपये चाहिए। और वो तो देने तैयार हो गए, तो वो कही ठीक है हम आपको दे देंगे, लेकिन हमको कितना चाहिए? 105 रुपये, मतलब 25 रुपये चाहिए। कितना चाहिए? 25 रुपये। तो उनसे तो 5 रुपये ले रहे हैं, और 5 रुपये ज़्यादा पे इसको दे रहे हैं, तो ये बीच में उनको 5 रुपये का प्रॉफिट हुआ। समझ आ गया? सर ऐसा नहीं हो सकता RBI से ना लेके, जैसे आपने कहा PNB बैंक ने RBI से मांगा? नहीं, आप इस RBI से ही दिला देंगे, ये कंडीशन है, ठीक? बात समझ में आ गई? RBI किसी बैंक से ले सकते हैं? रिवर्स अनुसूचित, जैसे जो सरकारी बैंक होता है उनसे ले सकते हैं, ठीक? SBI PNB हो गया, तो लिख लीजिएगा, नहीं तो एक कथा धीरे धीरे भूल जाएगा। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 49, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 49 के तहत बैंक दर वह दर है। अधिनियम 19 धारा 49 के अंतर्गत बैंक दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक विनिमय बिलों और अन्य वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने का कार्य करता है। वाणिज्यिक पत्रों को खरीदने या बदलने का कार्य करता है। वह बैंक दर कहलाता है। बैंक दर कहलाता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराता है।
बैंक दर व्यापारिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले उधार पर ब्याज दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है। व्यापारिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले उधार पर ब्याज दर की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है। अच्छा, यहाँ एक लाख ऊपर वाला एक देखो, नहीं ऊपर वाली लाइन में थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, जिसमें विनिमय पत्र की बात की है। मतलब तो देखो, कोई भी व्यक्ति आपको ऐसे पैसे को देगा नहीं, उसके बदले में उससे कुछ आपसे लेगा, ठीक है। तो वो वही है, पेपर है, सिक्योरिटी पेपर है। जैसे आप ही जाते हो, ठीक है, किसी बैंक के पास जाते हो तो बैंक ऐसे थोड़ी जाता है लाओ भैया दो पैसा लेके दो। वो कोई ना कोई आपसे कोई पत्र लेता है या गारंटी पेपर लेता है, तो उसके बदले में जो आपको देता है। समझ में आई कि नहीं बात? क्या छूट गया? क्या छूट गया? बैंक दर व्यापारिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले उधार पर ब्याज दर न्यूनतम सीमा निर्धारित करता है। क्या होगा? यही इसी के बारे में, रेपो रेट के बारे में। गलत बता नहीं, सही है। हाँ, मतलब हमारी बात को भरोसा उससे सरल मिल जाए। सरल उसमें सरल शब्द। अच्छा, हमसे ज्यादा सरल वो बता पाए? नहीं, सही बताओ, हमसे ज्यादा सरल वो बता पाए? अच्छा, ये बताओ, हम अभी तक जितना कॉन्सेप्ट बताए इसी वक्त गूगल करके देख, हमसे ज्यादा सरल बताया तो कल से मैं पूरा लिख के देता है वो। कल से मैं पढ़ाना, मुझसे ज्यादा अगर कोई कॉन्सेप्ट उसमें सरल करता है। ये मेरे जो है, आप जो है तजुर्बे पे हम उठा रहे हैं, एक्सपीरियंस। उसमें लिखा है जैसे सर हमें रुपयों की ज़रूरत पड़ती है, वैसे बैंक को भी अपने रोजमर्रा के विनिमय के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। याद रखिए, ठीक है। दिमाग इधर उधर फास्ट घुसेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ठीक। अगर आपको लगता है कि मैं गलत पढ़ा रहा हूँ तो आप भाई इसके लिए डाउट क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं रेपो रेट। एक बात जान लो, मुझसे ज्यादा आसान तरीके से किताब नहीं समझाता है, इतना तो मुझे पूर्ण भरोसा है। आइए, कहाँ से गया? अरे सर, इसका में सर ने बुला लिया है। इसका में कैंप लगा है, सर ने बुलाया। वर्दी तो नहीं पहने आप, क्योंकि वो लगा रजिस्टर से साइन करने आए हैं। साइन करते हैं। हाँ, साइन कर दो, फोटो खिंचवा लो तब जाओ। हाँ, तभी तो आया सर। किसके पास है? दे दो भाई, साइन कर दो। इनका फोटो आज कितने लोग? 14 फोटो खींचो। ये जो है सब फोटो खींचना सारे अच्छे आने चाहिए, ग्रेडिंग कार्ड होगा इसमें अभी किए नहीं? अच्छा 15 हो जाते, वो लड़का नहीं आ रहा है, क्या नाम है उसका? हाँ, वो कहाँ गया? से वो जुगराजपुर है। जुगराजपुर। तू क्या पता नहीं सर, कुछ काम है। सर उसका पेपर आने वाला है। इंटर 15 जिस दिन मैं आया था उस दिन कम से कम 17-18 बच्चे थे। 19 थे, और सब पता नहीं कहाँ गायब हो गए। अक्टूबर को सर 2 आते थे साथ में, अक्टूबर और वो भी नहीं, यहाँ पर डेली आते थे वैसे। आप यही के चर्चे हो रहे, आपके चर्चे हो रहे। चलो बैठो जल्दी। बड़ी लंबी उम्र है, कहाँ गए? सर ट्रेन में 2 बजे सर। तब सर से कहा कि लड़के को मैंने कहा शाम को पता कर। 1:30 बजे पहुँचे। अरे नहीं सर, हम नहीं आएंगे। क्यों? नहीं सर, सही रहेगा, 1:30 बजे से कोचिंग हो जाएगी। सर इन लोगों को 6 बजे ट्रेन मिलेगी, हाँ? इन्हें रात
रात हो जाएगी यहीं पर, बोल रहे कि हमारे मेरे लिए तो साढ़े 6 बजे तक यहीं काम बंद करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? आपको कितने बजे ट्रेन मिलती है? ट्रेन देखिए साइकिल से हाँ? तब ट्रेन कितनी दूर जाती है? सब 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर साइकिल चलाने में क्या दिक्कत है भाई? 15 किलोमीटर मुश्किल है आधा घंटा। अरे बहुत सारा 1:30 बजे आओगे। धीरे-धीरे जाते हैं, इधर से जाने की दिक्कत है। सर दो ट्रेनें सर मतलब जिससे सर हम जाते थे सर 3:30 वाली वो भी बहुत चलो ठीक है, अब टाइम मत बर्बाद करो क्योंकि आप बहुत सारे टॉपिक पढ़। चलो रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट हाँ रेपो रेपो। चलो रेपो रेट 15 संख्या हो गई है जिससे 1-2 बढ़ा देंगे। 20 करा दो साइंस करवा देंगे। 20 करा दो सर एक ही 20 करवा दिया आप 5 करवा देंगे। तुम दूसरे क्यों क्या? हम जा रहे हैं ठीक है। आपको ठंडी नहीं लगी? क्या ठंडी नहीं लगी? नहीं सिग्नल निकल रहा है। निकाल दे लगता है कि ट्रेन हो रही है जो चलिए रेपो दर वह दर है जिस पर, हाँ रेपो रेट या रेपो दर वह दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन के लिए ऋण देकर अर्थव्यवस्था में तरलता की अतिरिक्त मात्रा जारी करता। अतिरिक्त अर्थव्यवस्था में तरलता मतलब पैसा, अतिरिक्त मात्रा बढ़ाता है। रेपो दर निर्धारित ब्याज दर है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक चल निधि समायोजन सुविधा के तहत बैंकों को सरकार के कोलेटरल के विरुद्ध और अन्य अन्य मतलब अदर अनुमोदित प्रतिभूतियों के विरुद्ध ओवरनाइट चल निधि प्रदान करता है। सिंपल सी बात है कि जब इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट बता है, ये तो थ्योरी है, सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि जब देखो इसका सीधा कॉन्सेप्ट ये है कि जब बैंकों को पैसे की जरूरत होती है, ठीक है, एक रात के लिए, तो क्या करते हैं, वो जाते हैं रिजर्व बैंक के पास, उस पैसे पर जो ब्याज दिया जाता है उसी को रेपो रेट, ठीक। दूसरा आता है रिवर्स रेपो रेट। सर इसकी अवधि कितनी होती है अल्पकालीन? बताए तो ओवरनाइट, एक ओवरनाइट एक रात बाद बोले, एक रात बोले नहीं, उसमें सीधे तौर पे लिखा अल्पकालीन ओवरनाइट। जैसे आज आप लिए तो कल आपको देना है। रिवर्स रेपो रेट बस इसमें इतना लिखो बस, क्योंकि वही बात इसमें रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई जो है, आरबीआई
अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। यह हमेशा रेपो रेट दर से कम होता है। अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए कि रिवर्स रेपो रेट से ज्यादा होता है तो गलत। ठीक, समझ में आया? क्यों नहीं सही जवाब? सर लिख लिया। अच्छा लिखिए, बहुत फास्ट। तो ये हो गया आपका। अब आता है CRR, लिखिएगा नगद आरक्षित अनुपात। नगद आरक्षित अनुपात, कैश CRR, कैश रिजर्व रेशियो। इसमें समझिए क्या होता है। जैसे इसके नाम से ही पता चला, कैश रिजर्व रेशियो। इसमें बैंक को एक अनुपात में कुछ पैसा अपने NDTL का अपने टोटल NDTL का मतलब होता है NDTL, नेट डिमांड टाइम लिमिट। अपने टोटल NDTL का, मान लो किसी बैंक का टोटल कितना है NDTL? 1 लाख करोड़। 1 लाख करोड़ निकालो। 1 लाख करोड़ क्या? 1 लाख करोड़ रुपए का 1% कितना होगा? 1 लाख करोड़ का 1% 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़ रुपए उसको जो है रिजर्व बैंक के पास, 10 लाख करोड़ रुपए उसको रिजर्व बैंक के पास कैश के रूप में रखना पड़ता है। किसमें? कैश के रूप में। फिर से समझो, अपने टोटल NDTL का बैंक को, CRR का कॉन्सेप्ट ये है कि बैंक को अपने टोटल NDTL का 1%, टोटल NDTL का, अगर उसका टोटल NDTL 1 लाख करोड़ है तो उसका अगर मान लो 10 लाख जो भी आया, उसका मतलब टोटल NDTL का 1%, टोटल NDTL का 1% कहाँ रखना पड़ता है? सर 10,000 करोड़ आएगा। जो भी हो उसमें क्या है, जो भी हो, मतलब सीधा सिंपल ये 1%, बस इतना याद। 1%। उसमें क्वांटिटी आपसे नहीं पता। ये तो मैं एग्जांपल लिया हूँ, ना कि 1 लाख, ये एग्जांपल है। टोटल मतलब ऐसा समझिए 1% रिजर्व बैंक के पास कैश के रूप में रखना पड़ता है। ठीक है, कैश के रूप में। ठीक, और इसमें एक खास बात ये होता है, इसमें रिजर्व बैंक से इसको कोई ब्याज नहीं। ठीक, रिजर्व बैंक से कोई ब्याज नहीं मिलता इस पैसे। किसको? बैंक। जो CRR के तहत पैसा रिजर्व बैंक के पास रखा जाता है उसमें बैंक से कोई ब्याज नहीं मिलता। और यह बैंक ऐसा रिजर्व बैंक करवाता क्यों है ऐसा? इसके पीछे ये है कि मान लो कोई बैंक दिवालिया घोषित हो जाए तो इस पैसे से उसके जितने लोग हैं उनको पैसा दिया जा सके। समझ में आया कि? और ये क्या होता है? दिवालिया घोषित मतलब ये होता है कि जैसे बर्बाद हो जाए, ठीक है, बैंक बर्बाद हो जाए, तो बैंक बर्बाद हो जाए, उसके सारे शेयर धारक इधर उधर भाग में पैसा लेते बर्बाद हो जाए, तो इस पैसे से वो जो है जितने लोग उसमें पैसा जमा किए थे उनको पैसा दिया जा सके। बात समझ में आएगी? मतलब, और एक बात ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना, CRR के तहत जो पैसा रखा जाता है क्या उस पर ब्याज मिलता है? तो ब्याज नहीं मिलता। ठीक, और ये जो है RBI ही डिसाइड करता है कि CRR के तहत कितने % रहता है। ठीक, CRR, ये बात समझ में आई नहीं? ऐसा अब आता है क्या वो, ये तो कैश के रूप में, फिर से ध्यान दीजिएगा, कैश के रूप में RBI के पास रखना पड़ता है। कैश के रूप में RBI के पास रखना। अब आता है SLR। क्या होता है? SLR। इसमें क्या होता है? इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आपने भी ये बोल दिया, मतलब ये किसके पास रखता है? बता तो रहे हैं, कब से कितनी बार RBI के पास, RBI के पास। CRR जो है हमेशा किसके पास? RBI के पास रखना होता है।
और इस पे जैसे आप उसके पास रखे हैं इस पे आपको कोई ब्याज नहीं मिलेगा। ये ना सोचिए कि आप पैसा उसके पास रखिए तो ब्याज देगा, ब्याज कुछ नहीं देगा वो। ठीक। दूसरा है SLR। ठीक है, SLR क्या होता है? SLR में नकद के अलावा जो प्रतिभूति पत्र होता है, विनिमय पत्र होता है, उन सबको रखा जाता है। और ये SLR जो है काफी भारी परसेंट होता है, ये 18 से 19% रहता है। कितना रहता है? 18 से 19%। और इसमें भी क्या किया जाता है कि इसमें नगद नहीं, ठीक है, इसमें जो वैधानिक पत्र होता है उसको प्लस कुछ नगद को और डॉलर को इसके तहत रखा जाता है। किसके पास? जी। अब देखिए जरा थोड़ा CRR करेंगे। बैंकों को ग्राहकों द्वारा नकदी निकालने की स्थिति में नकदी निकालने की स्थिति में नकदी की अपर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनी कुल जमा बैंकों को ग्राहकों द्वारा नकदी निकालने की स्थिति में नकदी पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अपनी कुल जमा, ब्रैकेट में लिखिएगा, निवल मांग एवं समय देता है, NDTL लिखिएगा। NDTL का फुल फॉर्म लिखिएगा, नेट डिमांड टाइम रिलेटिवेशन। डिमांड NDTL ब्रैकेट में लिखिएगा, अपनी कुल जमा NDTL का एक निश्चित प्रतिशत। सर डिमांड की बात क्या है? टाइम लिमिट, का एक निश्चित प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास, एक निश्चित प्रतिशत भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, जिसे नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं, इस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को कोई ब्याज दर नहीं देता है। इस पर भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों को कोई ब्याज, वाणिज्यिक बैंकों को कोई ब्याज दर नहीं देता है। ठीक। अब आता है, लिख लीजिए, वैधानिक या संविधिक तरलता अनुपात SLR, संविधिक तरलता अनुपात, स्टैच्यूअरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक लिखिए, व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा NDTL, वही अपने कुल जमा ब्रैकेट में NDTL का एक निश्चित प्रतिशत, इसमें बस ट्विस्ट क्या है थोड़ा समझ लीजिए, इसमें ट्विस्ट SLR CRR है। ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है कि CRR में पैसा जो है RBI के पास होता है। किसके पास? RBI के पास। लेकिन SLR में क्या है? पैसा बैंक को अपने पास रखना होता है। और एक बात ध्यान दीजिएगा, मान लो RBI ने डिसाइड कर दिया कि आपको 20% पैसा, कुल NDTL का 20% निकालो सर। किसका? 1000? 1 लाख का, मतलब 20,000, 1 लाख का 20,000, चलो 20,000 मान लेते हैं, 20,000 करोड़, 20,000 करोड़ रुपए आप अपने पास आरक्षित रखेंगे। इस 20,000 करोड़ रुपए में से आप किसी को ब्याज नहीं दे सकते। 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जब होगा तब आप ब्याज देंगे। बात समझ में आएगी? इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है, मैं पता चले कि तुम अपना सब पूंजी जो है गंवा के बैठ गए, मैं तुम्हारे कस्टमर आ जाए तुम कहाँ
वहाँ पर पैसे नहीं। तो इसमें कहने का मतलब ये होता है ये पैसा आपको स्वयं अपने पास रखना होता। CRR में किसके पास होता है? RBI के पास, कैश के लिए। लेकिन यहाँ क्या होता है, इसमें गोल्ड होता है, प्रतिभूति पत्र होता है, नगद रहता है। ये सारी चीज मिला के एक निश्चित अनुपात में आपको अपने पास स्वयं के पास रखना रहता है। और इस पैसे से आप किसी को लोन नहीं दे सकते। इसके बाद आपके पास पैसा होगा तो आप लोन दे सकते। ठीक है। और ये सब मैं फिर से बता रहा हूँ, ये सब इंस्टीट्यूट क्या हुआ, कंफ्यूज हो रहा इतना समझाने के बाद सिंपल सी बात है। देखो मुझे लगता है कि बैंकिंग सबसे आसान है। सबसे आसान बैंकिंग। इसमें सिंपल सी बात है, इसमें तुम्हें बैंक के पास रखना रहता है। इसमें क्या है, बैंक अपने पास रखना रहता है। ठीक है। एक मानक है, मैंने मानक लिया। कोई लोग ये ना कहना कि 10 लाख करोड़ रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पर समझिए है। मान लो 1 लाख करोड़ का 20% निकाले तो 20,000 है। 20,000 करोड़ रुपए में तुम किसी को लोन नहीं दे सकते। 20,000 करोड़ रुपए, उससे ज्यादा अगर आपके पास पैसा हो तो आप लोन दे सकते किसी को। ये पैसा आपको अपने पास आरक्षित रखना पड़ता है। समझ में आया कि नहीं? ये होता किसका पैसा है? होता ये पैसा लोगों का। और एक बात और मैंने बताया, मैं शुरू में लिखा था, बैंक के पास अपना कोई पैसा पता ही नहीं। बैंक पहली बार तो पैसा छापता नहीं। ठीक है। बैंक क्या करता है, बैंक से दिमाग लगाता है आपके पैसे को। जैसे अब मान लो, एक और समझा देते हैं। जैसे मान लो कोई आपका पैसा लेके इनको दिया, इनका पैसा लेके आया उनको दिया, इनका पैसा लेके उनको दिया, और उससे जो उसको ब्याज मिलता है वही उसका लाभ। ठीक। मान लो आपसे पैसा लिया, आपका पैसा जमा करा दिया 4-10 साल के लिए, तो FD बोलते हैं। FD मान लो जमा करा दिया 1 लाख करोड़ रुपए, मान लो 1 लाख जमा करा दिया FD। कहा आपको जो है 3 साल बाद आपको जो है 1 लाख के जगह 1,20,000। अब 3 साल तक वो पैसा आपका फंसा है। अब उस 3 साल में वो आपके 1 लाख पैसे से खूब कमाएगा। कोई आया उसको 50,000 दे दिया, कहा तुमने, और आपको FD पे देगा 6 से 7%, और सामने वाले को देगा, कहेगा 12% देंगे। 12%, सोचो 5% का फायदा होगा। बैंक वाले यही तो करते हैं। बैंक वाले यही करते हैं। आपका पैसा उठा के उनको दिए, उनका पैसा उठा के उनको दिए, और उस बीच में, उस देने के बीच में जो साइकिल होता है उसमें जो ब्याज मिलता है वही उसका। ठीक। समझ आ गई? सर ये लाभ मिलता है इसको सरकारी बैंक को हैं? RBI को क्या बताइए, क्या पूछ रहा हूँ? नहीं हैं? बोलो। सर ये मतलब जो ब्याज मिलता है ये किसको मिलता है? हैं? ये जो ब्याज मिल रहा है बैंक में को मिलता है। और बैंक इस पैसे से अपना खर्चा करेगा। ठीक है। सर ऐसा लाभ को फुल फॉर्म उसी जो बताए दो सोसाइटी होता है स्टेचुरी उसी में लिख लीजिए। ऐसा लाभ का फुल फॉर्म स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो। लिख लो इस पे STARUTORY स्टेचुरी लिक्विडिटी LIQUIDITY लिक्विडिटी रेशियो। देखो व्यापारिक बैंकों को अपने कुल जमा, ये तो लिखवाए थे ना, अपने कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत अपने पास नगद कामा स्वर्ण एवं अल्पकालीन आधारित सरकारी प्रतिभूतियों नगद ज्यादा तेज हो गए। तो ये बीच में बोलने की कभी और डिस्टर्ब हो जाता है। नहीं ठीक है, ज्यादा फास्ट नगद स्वर्ण ठीक एवं अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में संरक्षित
रूप में संरक्षित रखना होता है, जिसे SLR या वैधानिक, जिसे SLR वैधानिक तरल कहा जाता है। SLR जिसे वैधानिक तरलता अनुपात कहा जाता है। ठीक, अब एक और हो गया, ये बात समझ में आई नहीं। अब अगला आता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखो, यह भी एक इंस्ट्रूमेंट है किसका, RBI का, और यह भी मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने का एक तरीका है। जब मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाता है तो RBI क्या करता है, प्रतिभूति पत्र निकाल देता है। ठीक है, बॉन्ड निकालता है। क्या निकालता है, बॉन्ड निकालता है। बॉन्ड निकालता है। और एक बात ध्यान दीजिए, इस पर कोई ब्याज नहीं देता RBI, इस बॉन्ड पर कोई ब्याज नहीं देता, कोई ब्याज नहीं देता। आप समझो इस बात को। ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, RBI मांगो, RBI 1 लाख का बॉन्ड, ठीक, उसमें प्राइस कितना होता है, 1 लाख। अब कोई खरीदेगा तो इस पर ब्याज नहीं देगा, किसी को पागल कुत्ता तो काटा नहीं, भैया तुम ब्याज नहीं दोगे, और एक बार कहा तुम्हारा ब्याज बॉन्ड भी खरीदे, क्यों खरीदे, कुछ तो हमें लाभ होना चाहिए। तो इसमें लाभ ये होता है, जो 1 लाख लिखा होता है वो मिलता है आपको 80,000। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, ध्यान दीजिए, डिस्काउंट में, डिस्काउंट क्या, डिस्काउंट 1 लाख है, 80,000 में मिलता है। जब आप इसको लेके जाते हो 2 साल बाद, 1 साल बाद भुनाने, तो आपको इसके बदले 1 लाख मिलता है, यही खतरा। और इसमें डूबने का खतरा 0% होता है, डूबने का खतरा 0% होता है। और यह RBI करता क्यों है, जब मुद्रास्फीति मार्केट में ज्यादा हो जाए तो लोगों से पैसा शक करने का काम करता है, लालच देता है। जेब में पैसा लेके घूम रहे हैं, हाँ वो बात सही है। बीमा कंपनियां अलग फंडा, वो NBFC के तहत उनका रेगुलेशन होता है, कंपनी अधिनियम के तहत 1956। ठीक है, जो LIC है और जितनी कंपनियां होती हैं, SDFC और उसके बाद HDFC हो गया, ICICI हो गया, यह जो है नहीं, यह जो है उसको गवर्न करता है 1956 कंपनी है, NBFC उसको बोलते हैं। ठीक, वहाँ भी आएंगे। ठीक है, आपकी जो भी भावनाएं हैं वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक, अभी जो समझाना समझे, देखिए वो बोले आप रेगुलेट आए ना, इस पे गया। ओपन मार्केट में क्या होता है कि इसमें पैसे को जो है RBI बॉन्ड निकालता है, लोगों के पास पैसा लेके पूछते हैं तो कहता है काम करो, तुम लोगों को पैसा नहीं निकलवा रहा, जेब से निकाल देना, लो भैया 1 लाख का बॉन्ड निकाला, एक काम करो 70,000 रुपये दो और बॉन्ड लेके जाओ, और 1 साल बाद आना 1 लाख रुपये लेके जाना। आपको भी लगे भाई 30,000 रुपये 1 साल में लहा क्या करना। और ये RBI का सिर्फ चार्ज होता है, क्या करता है, मार्केट से पैसे को शक करना, मार्केट से पैसे को शक करना, क्यों, मुद्रास्फीति को कंट्रोल। तो ये तो आपका सब था क्या, क्वांटिटेटिव। अब आता है क्वालिटी, गुणात्मक लिखिए। देखिए गुणात्मक में एक जो है मैं उसको समझा दे रहा हूँ। ठीक, गुणात्मक में कौन सा है, जैसे इसमें है LAF। ठीक है, LAF गुणात्मक में क्या है, पहला इसमें है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है, स्वचालित, क्या मतलब मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था पढ़ाई के समय बात नहीं, ठीक, उसके बाद बात करें, क्योंकि देखो सारी चीजें मैं ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी व्यक्ति हूँ। ठीक, चीजें मेरे दिमाग में मैं लिंक करता हूँ कि किस तरीके से, जब कोई बोल देता है तो वो लिंक कट जाता है। तो दिमाग से वो होता क्या है कि मैं सोचता रहता हूँ कि किस तरीके से आपको आसान समझा दूँ। ऐसा नहीं है कि मैं पहले से प्रिपेयर होकर आता हूँ, सारी चीज़ें पढ़े हैं और उसके बाद मैं बताऊँ। ये नोट्स माध्यम से कितना रहता है कि चीज़ें कोई भूले नहीं। मैं बिना नोट्स देखे, बिना नोट्स उठाए आपको पूरा पढ़ा सकता हूँ।
लेकिन वह है कोई फैक्ट मिस हो गया, नुकसान आपका हो, मेरा नहीं। आपको लगेगा कि सर को बड़ा ज्ञान है। और एक बात जान लो, अगर आप बिना देखे पढ़ा रहे हो तो कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई फैक्ट मिस हो जाएगा, मिस हो जाएगा, नुकसान आपका होगा। तो हम अपना ज्ञान दिखाने के चक्कर में आपका नुकसान हो जाएगा। बाकी पढ़ाने में तो मैं बिना देखे पढ़ा सकता हूँ पूरा टॉपिक जहाँ से शुरू किए हैं अंत तक। तो बस नोट्स लेने का मतलब बस पर्पज यही होता है। तो बात क्या चल रहा था, LAF, ठीक है, LAF लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी लिखो इसमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट एक समिति है जिसने सुझाव दिया है इसके। देखो, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु, बैंकिंग क्षेत्र में ये पूछ सकता है एग्जाम में कि इसका लिखे, हिंदी में लिखे कि नहीं, चलित निधि समायोजन सुविधा, हिंदी लिखो इसका, चलित निधि, इसका हेडिंग है चलित निधि समायोजन सुविधा या लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, चलित निधि समायोजन सुविधा। देखो, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु बैंकिंग क्षेत्र में सुधार हेतु गठित नरसिम्हा राव समिति क्या है, नरसिम्हा राव समिति की अनुशंसाओं के आधार पर वर्ष 2000 की अनुशंसाओं के आधार पर वर्ष 2000 में तरलता समायोजन सुविधा LAF को अपनाया गया, LAF को अपनाया गया, तरलता समायोजन सुविधा मौद्रिक नीति का एक उपकरण, जिसकी मदद से RBI को वित्तीय बाजार की अलग अलग दशाओं में अल्पकालीन बाजार की अलग-अलग दशाओं में अल्पकालीन तरलता के बहाव को नियंत्रित करने में सहायता मिलती, तरलता समायोजन सुविधा की मदद से तरलता समायोजन सुविधा की मदद से रिजर्व बैंक दैनिक आधार पर बाजार तरलता का प्रबंधन करने में सफल होता है, तथा बाजार को ब्याज दर देने में सक्षम होता है। तरलता समायोजन सुविधा के द्वारा तरलता समायोजन सुविधा के द्वारा बैंकों को
तरलता समायोजन सुविधा के द्वारा बैंकों को पुनर्क्रय समझौते के द्वारा ऋण लेने एवं देने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक है, ऋण लेने एवं देने की सुविधा प्रदान करता है। ठीक, ये क्या है? LAM। अब एक अगला है MSF। लिखिएगा सर MSF सीमांत स्थायी सुविधा। सीमांत स्थायी सुविधा MSF इसका फुल फॉर्म लिखिएगा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। देखो इसमें समझ लो क्या है MSF क्या होता है। जैसे जब रिवर्स बैंक आज के माध्यम से लोन ना मिल पाए तो बैंक क्या करता है, MSF के तहत एक रात के लिए अपने टोटल NDTL के 1% कितना इसमें निश्चित किया गया है, अपने टोटल NDTL के 1% का क्या कर सकता है, लोन RBI से पैसा ले सकता है अपने टोटल NDTL का। समझो भाई रिवर्स रेपो रेट में सिर्फ NDTL की बात की गई। ठीक है, अपने NDTL का नेट डिमांड का वह क्या ले सकता था, उधार ले सकता था। लेकिन MSF के तहत तत्काल प्रभाव से कोई आपके पास पैसा मांगने आ गया और आपको पैसा देना है या बैंक को पैसे की तत्काल प्रभाव से जरूरत पड़ गई एक रात के लिए, तो अपने टोटल NDTL की 1% का बैंक से तत्काल RBI से तत्काल प्रभाव से पैसा उधार दे सकता है। ठीक, और उस पर ब्याज दर दिया जाता है, उसे MSF बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ो MSF लिखवा लिखते लिखवा दीजिए, पढ़ा रहेगा। दो लाइन लिखवा लिखिए MSF के तहत बैंक अपने टोटल NDTL का MSF के तहत, MSF का फुल फॉर्म जान रहे हो ना, मार्जिनल क्या है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, जिसको बोलते हैं सीमांत स्थायी सुविधा। सीमांत स्थायी सुविधा क्या बोले क्या बोले MSF के तहत, हाँ MSF के तहत बैंक अपने टोटल NDTL का, अपने कुल NDTL का 1%, अपने कुल NDTL का 1% धन रिजर्व बैंक से ओवरनाइट रिजर्व बैंक से ओवरनाइट के लिए उधार प्राप्त कर सकता है या उधार ले सकता है, समझ में आया नहीं? ठीक है, तो ये आपका हो गया गुणात्मक और मात्रात्मक। उधार लेगा कि फिर ऋण लेगा? उधार ले सकता है, उधार ले सकता है। ऋण लेगा। ठीक, अब आता है, ठीक है, अब चलिए एक और है, देख लीजिए इसमें एक आधार दर होता है। ठीक है, बेस रेट, जैसा कि मैंने पहले प्राइम लैंडिंग रेट समझिए, प्राइम लैंडिंग रेट PLR अब नहीं रहा प्रभाव में। पहले क्या था कि PLR के तहत बैंक अपने सबसे स्पेशल कस्टमर को उधार देता था, सबसे स्पेशल कस्टमर को इस रेट पे उधार देता था। और PLR के तहत बैंक इसमें कोई रेट डिसाइड नहीं था, ब्याज दर कितना रहता। ठीक है, वह बैंक के ऊपर डिपेंड करता था कि कितना ब्याज दर अपने कस्टमर से, जो पेटेंट कस्टमर था, कितना वसूल करता है। इसीलिए PLR को बंद कर दिया। क्या इसका फुल फॉर्म क्या है? फुल फॉर्म लिख लीजिए PLR, प्राइम लैंडिंग रेट। ये फुल फॉर्म पूछा, प्राइम लैंडिंग रेट। फिर अगला क्या है? बेस रेट। समझिए, बेस रेट जैसा कि मैंने पहले ही अभी जस्ट बताया,
बेस रेट वह होता है, मतलब आधार दर वह होता है जिस पर कोई भी बैंक उससे नीचे किसी भी व्यक्ति को लोन नहीं दे सकता। फिर से समझिए, आधार दर वह दर है जिस पर कोई भी बैंक आधार दर से नीचे किसी व्यक्ति को लोन नहीं दे सकता। अगर आरबीआई ने आधार दर 8% डिसाइड कर दिया है तो आप किसी भी व्यक्ति को 8% से कम के ब्याज दर पर किसी को ब्याज नहीं किसी को लोन नहीं दे सकते। बात समझ में आ गया है? ठीक है, अब आता है अगला। एक और फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। फुल फॉर्म लिख लीजिए, फुल फॉर्म पूछता है MCLR मार्जिनल कास्ट ऑफ, मार्जिनल MARGINAL मार्जिनल कास्ट COUST कास्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। छूट गए, देखो मार्जिनल कास्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट। ठीक, चलो तो ये आपका हो गया। अब अगला है चलो लिखो एक और, भारत में मुद्रा की आपूर्ति की मांग। भारत में, ये इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम का पेटेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में नहीं पीसीएस तक के सब जगह आज भी क्वेश्चन यहाँ से भारत में मुद्रा की मांग, आपूर्ति की, भारत में मुद्रा की आपूर्ति की मांग। ठीक है, तो लिखिएगा मुद्रा की आपूर्ति पर गठित मुद्रा की आपूर्ति पर गठित डॉक्टर वाई बी रेड्डी, डॉक्टर वाई बी रेड्डी की अध्यक्षता में वाले कार्य समूह द्वारा 1998 दी गई रिपोर्ट की सिफारिश पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अब नए मौद्रिक अवयवों का प्रकाशन शुरू कर दिया। अब लिखिएगा एक तरफ से, ठीक है, लिखिए पहले ऐसे लिखिए, ठीक, M0 ऐसे लिखिए, ठीक, M0 का नाम लिखिए, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन मांगा M0 को लिखिए ब्रैकेट में मौद्रिक आधार, M0 को एरो लगा दो, M0 के आगे ऐसे, M0 के आगे मौद्रिक आधार, इसका नाम है M0। हाँ बहुत सही, आप रहे आप तो ज्ञानी आते हैं। M0 फिर लिखिए M1, सेम ऐसे ही लिखना, M1 भी नीचे रहेगा, ठीक है, लिख दे भाई। देखो M0 फिर M1 M2
और M4। ठीक, देखो M1 को संकुचित मुद्रा, M1 संकुचित मुद्रा, ये ऐसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लिया। M0 क्या है? तो M0 क्या है? मौद्रिक आधार, और M1 क्या है? संकुचित मुद्रा। ठीक, और फिर लिखिएगा M1 M2 M2 और M3 नहीं, M2 और M3 व्यापक मुद्रा, दोनों हाँ हाँ दोनों, M2 और M3 व्यापक मुद्रा, व्यापक मुद्रा, हाँ दोनों। M4 M4 नहीं, M4 अभी लिखवा दो, व्यापक मुद्रा। ठीक है, व्यापक मुद्रा। अब जरा एक काम करिए,